हेलो स्टूडेंट्स, अपने बात चल रही थी कि अमलगामेशन में दो प्रकार के अमलगामेशन हो सकते हैं, एक तो नेचर ऑफ मर्जर और एक परचेज का नेचर। तो नेचर ऑफ मर्जर में जनरल एंट्रीज किस तरह होंगी विक्रेता कंपनी की बुक्स में और क्रेता कंपनी की बुक्स में, ये बात पहले हो चुकी थी। और अब आइए आप, अगर एकीकरण क्रय की प्रकृति का हो तो क्या एंट्रीज होती हैं विक्रेता कंपनी की पुस्तकों में और क्रेता कंपनी की पुस्तकों में। तो विक्रेता कंपनी की पुस्तकों में क्रेता कंपनी द्वारा खरीदी गई संपत्तियों को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना। अब ये तो देखिए क्रय की प्रकृति है, तो क्रय की प्रकृति में जरूरी नहीं है कि सारी संपत्तियां ले, क्योंकि वो तो विलय की प्रकृति में होता है कि सभी संपत्तियों को पुस्तक मूल्य पर लिया जाता है। लेकिन क्रय की प्रकृति में हो सकता है कोई संपत्ति वो क्रेता कंपनी नहीं ले, तो जो संपत्तियां वो ले उनको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स, वही ये बात तो कि एसेट्स को ख़त्म करना है तो एसेट्स को क्रेडिट कर दिया। फिर आइए, क्रेता कंपनी द्वारा लिए गए दायित्व और वैधानिक संचयों को ट्रांसफर करना। जितने लाइबिलिटीज लिए वो स्टैट्यूटरी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। फिर वही दो एंट्री, क्रय प्रतिफल प्राप्य होने पर और क्रय प्रतिफल प्राप्त होने पर। तो प्राप्य होने पर, रिसीवेबल होने पर परचेजिंग कंपनी को डेबिट करके टू रियलाइजेशन अकाउंट किया जाएगा, और जब प्राप्त हो जाएगा तो जो प्राप्त होगा उसको डेबिट कर दिया जाएगा, चाहे पैसा, चाहे प्रेफरेंस या इक्विटी शेयर इन परचेजिंग कंपनी, टू परचेजिंग कंपनी को खत्म कर दिया जाएगा। ये डेबिट का क्रेडिट करके बंद कर दिया जाएगा। फिर आता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को प्रेफरेंस शेयर होल्डर में ट्रांसफर करना। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट, बिल्कुल सामान्य जनरल एंट्रीज के नियमों के आधार पर। और फिर संचयी पूर्वाधिकार अंशों पर बकाया लाभांश देय होने पर, ये क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं उनके लाभों का संचय होता है। मतलब अगर किसी वर्ष कंपनी को लाभ नहीं होता है तो उसके लाभों का संचय कर दिया जाता है कि जब भी लाभ होगा तो आपको ये पुराने लाभ भी दिए जाएंगे। तो यदि संचय पूर्वाधिकार अंशों पर बकाया लाभांश भी देय है तो रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करके टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, मतलब कहाँ से देंगे वो पैसा, कहाँ से आएगा, वो रियलाइजेशन को डेबिट करेंगे, क्योंकि ये तो बिक रही है कंपनी, तो ये पैसा यहीं से वसूल किया जाएगा और प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट को में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। फिर अब पूर्वाधिकार अंशों को भुगतान किया जाएगा कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डेबिट कर दिया जाएगा, उनको क्या दिया जा रहा है, बैंक या प्रेफरेंस शेयर इन परचेजिंग कंपनी, वो। अब इन दोनों में जो कम ज़्यादा होगा उसमें रियलाइजेशन अकाउंट कहीं पर भी आ सकता है, और अगर बराबर हुआ तो रियलाइजेशन अकाउंट कहीं पर नहीं आएगा। अब आती है बात आगे, यदि ऋणपत्रों को क्रेता कंपनी ने नहीं लिया है तो ऋणपत्रों के शेष, ऋणपत्रों एवं उन पर ब्याज के लिए ये एंट्री करेंगे। डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट एक्रूड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इतना डिबेंचर होल्डर में ट्रांसफर करें। फिर डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करेंगे वैसे ही जैसे ही किया कि डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक या डिबेंचर इन परचेजिंग कंपनी, और वही कम ज़्यादा होगा तो रियलाइजेशन अकाउंट। बिल्कुल सिंपल जनरल एंट्रीज के आधार पर है ये सब काम। अब देखिए, फिर आता है इक्विटी शेयर्स और शेष संचय, मतलब वैधानिक संचयों को तो ट्रांसफर कर दिया पहली एंट्री में, लेकिन बाकी जो संचय बचे हैं उनको किस में ट्रांसफर करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस टू इक्विटी शेयर होल्डर में। फिर कृत्रिम संपत्तियों, फिक्सचर्स एसेट्स जो होती हैं उनको एवं संचित हानियों को भी इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो ये सब जिनका डेबिट बैलेंस होता है तो क्रेडिट होने पे ट्रांसफर होगी, तो ये लॉस है, ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, और भी कोई लॉस हो उन सबको क्रेडिट कर देंगे और इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट को डेबिट कर देंगे। फिर क्रेता कंपनी द्वारा नहीं ली गई संपत्तियों को बेचना तो पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको पहली एंट्री में बताया था कि क्रेता कंपनी द्वारा जो संपत्तियां ली गई है उनको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया। तो फिर बाकी संपत्ति, मान लीजिए कोई संपत्ति उसने छोड़ दी, वो नहीं ली, तो उसको भी विक्रेता कंपनी को मार्केट में तो बेचना पड़ेगा ना। तो वो क्रेता कंपनी द्वारा जो नहीं ली गई संपत्ति है उसको मार्केट में बेचेगी, तो बैंक कितना पैसा प्राप्त होगा, कितने की वो एसेट है। अब इसमें कम ज़्यादा होगा तो रियलाइजेशन अकाउंट आ जाएगा, लाभ होगा तो भी आ जाएगा और हानि होगी तो भी आ जाएगा। अब क्रेता कंपनी द्वारा जैसे संपत्तियां होती हैं वैसे ही क्रेता कंपनी ने अगर कोई दायित्व नहीं लिया तो दायित्व का भुगतान तो विक्रेता कंपनी को खुद को करना पड़ेगा। तो क्रेता कंपनी द्वारा नहीं लिए गए दायित्वों का भुगतान करने पर, जो दायित्व उसने नहीं लिए उनका भुगतान करने पर लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, और या डिबेंचर या प्रेफरेंस शेयर या इक्विटी शेयर इन परचेजिंग कंपनी जिस लायबिलिटीज़ को ये दिया है, और फिर भी अगर कम ज़्यादा रहता है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट या क्रेडिट में आ जाएगा। अब समापन व्यय संबंधी प्रविष्टियाँ, देखिए ये होता है लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, समापन व्यय। तो समापन व्यय के लिए बात है
कि यदि क्रेता कंपनी सीधे चुकाए जाते हैं तो इसके यहाँ कोई प्रश्न नहीं होगा। अगर समापन व्यय जो हैं लिक्विडेशन एक्सपेंसेज है जो क्रेता कंपनी खुद चुका रही है डायरेक्ट, तो इसके यहाँ कोई प्रश्न नहीं होगा क्योंकि ये विक्रेता कंपनी के बुक्स में एंट्री कर रहे हैं। और विक्रेता कंपनी द्वारा अगर व्ययन किए जाते हैं, मतलब उसके द्वारा चुकाए जाते हैं, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक करें। फिर नंबर 3 परिस्थिति है, पहले विक्रेता कंपनी द्वारा चुकाए जाते हैं और फिर क्रेता कंपनी उसका पुनर्भरण करती है, रीइंबर्समेंट अगर करती हो तो फिर ये 2 एंट्री होगी। पहले तो भुगतान करने की रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, यही एंट्री सेम, और फिर जब क्रेता कंपनी से जब राशि प्राप्त हो जाएगी तो बैंक अकाउंट डेबिट करके रियलाइजेशन को वापस क्रेडिट कर देगी। अब एक बात और है इसमें, ये इससे और बात समझ में आ जाएगी कि यदि समापन व्यय की राशि क्रय प्रतिफल में सम्मिलित हो तो क्रय प्रतिफल प्राप्त होने की एंट्री के साथ ही रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट हो चुकी होगी, क्योंकि क्रय प्रतिफल जब प्राप्य होने की होती है बात, जब प्राप्य होने की होती है तो रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट करते हैं ना, परचेजिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो ये कह रहा है कि यदि समापन व्यय क्रय प्रतिफल में शामिल है तो प्राप्य की एंट्री में रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो चुकी होगी। बाद में व्ययों का भुगतान करने पर उपरोक्त थर्ड ए के आधार पर प्रविष्टि कर दी जाएगी। उपरोक्त थर्ड ए के आधार पर भुगतान करने की एंट्री कर देंगे वह रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्यों? क्योंकि वो अगर उसमें शामिल है क्रय प्रतिफल में तो परचेजिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन जो पहले अपन ने एंट्री की थी उसमें वो क्रेडिट हो चुकी थी। तो ध्यान है ना आपको कौन सी एंट्री थी, ये देखिए, ये देखिए, ये वाली कि क्रय प्रतिफल प्राप्त होने पर क्या एंट्री करी थी, परचेजिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो ये रियलाइजेशन पहले ही हो चुकी है अगर ये क्रय प्रतिफल का हिस्सा है तो समापन में, तो इसलिए उसको भुगतान करने की एंट्री डायरेक्ट बस ये कर दी जाएगी। अब आता है रियलाइजेशन अकाउंट को भी शेयर होल्डर अकाउंट में ट्रांसफर करके वही बंद कर दिया जाएगा, वही डेबिट बैलेंस हो या क्रेडिट बैलेंस हो, इक्विटी शेयर होल्डर टू रियलाइजेशन या रियलाइजेशन टू इक्विटी शेयर होल्डर। अब इक्विटी शेयर होल्डर को भुगतान कर देंगे लास्ट में, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू जो जो उनको दिया जा रहा है, चाहे वो कैश दिया जा रहा हो, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर इन परचेजिंग कंपनी। अब उपरोक्त प्रविष्टियों से विक्रेता कंपनी की पुस्तकों में खुले समस्त खाते बंद हो जाएंगे, मतलब और यही करना था कि विक्रेता कंपनी की बुक्स में जितने भी खाते खुले हुए हैं उनको बंद कर देंगे सारी जनरल एंट्री से। अब वही बात कि अगर क्रय की प्रकृति है तो क्रेता कंपनी की बुक्स में क्या एंट्री होगी, तो देखिए संपत्ति एवं दायित्व खरीदने पर ये क्रय की प्रकृति है तो इसमें बिल्कुल वैसे ही एंट्री होगी जैसे किसी का व्यापार खरीदते हैं, इसमें कैपिटल और गुडविल भी आएगा। विलय की प्रकृति में कैपिटल गुडविल का नाम नहीं आता है लेकिन इसमें आएगा क्योंकि ये क्रय की प्रकृति है। एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी टू लिक्विडेटर ऑफ वेंडर, और अगर इधर कम पड़ेगा तो ऊपर डेबिट में तो गुडविल लिखेंगे, क्रेडिट में कम पड़ेगा तो कैपिटल रिजर्व होगा। फिर वैधानिक संचय लेने पर, जब वैधानिक संचय में आपको पढ़ा रहा था, बता रहा था, तभी मैंने बताया था कि वैधानिक संचयों को अगर लिया जाएगा तो क्रेता कंपनी की बुक्स में एक अमलगामेशन एडजस्टमेंट अकाउंट खोल कर लिया जाएगा, तो अमलगामेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व। फिर क्रय प्रतिफल का भुगतान करने पर लिक्विडेटर ऑफ वेंडर कंपनी, ये जो है क्रेडिट हो रखा है, इसको डेबिट करके जो दिया जा रहा है उसको क्रेडिट कर देंगे। और विक्रेता कंपनी के ऋणपत्रधारियों को अगर भुगतान किया जाता है तो डिबेंचर ऑफ वेंडर कंपनी टू डिबेंचर टू बैंक। और फिर क्रेता कंपनी द्वारा समापन व्ययों का भुगतान करने पर, यदि क्रेता कंपनी करती है तो मैंने उस समय बताया था कि विक्रेता कंपनी की बुक्स में कोई एंट्री नहीं होगी, लेकिन इसके तो होगी ना, ये खुद करेगी। तो यदि ये क्रय प्रतिफल का भाग नहीं है तो गुडविल या कैपिटल रिजर्व को डेबिट करके टू कैश या बैंक करेंगे। उपयुक्त प्रविष्टि में गुडविल को डेबिट इसलिए किया गया है क्योंकि उक्त भुगतान भी व्यापार क्रय करने के संबंध में ही किया गया है, मतलब ये है। तो यहाँ पर आपकी कि किस प्रकार अमलगामेशन में 2 प्रकार के होते हैं, नेचर ऑफ मर्जर, नेचर ऑफ परचेज, और फिर किस प्रकार इन द बुक्स ऑफ वेंडर कंपनी, इन द बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी किस प्रकार जनरल एंट्रीज होती हैं, ये मैंने आपको शॉर्ट में इसमें समझाया। बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स हैं ये, और मैं इनको आपके PDF बनाकर और आपके ग्रुप पे भी डाल दूँगा, तो उसमें भी आप इसको आराम से देख सकते हैं। थैंक यू।